जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। और संपूर्ण क्रांति का नारा दिया लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जयप्रकाश नारायण ना तो पिछड़ा वर्ग से आते थे, ना ही दलित वर्ग से। जयप्रकाश नारायण की विचारधारा समाजवादी थी, इसलिए वो हर समाज को, चाहे पिछड़ा हो या दलित, उसे राजनीतिक भागीदारी और समाज के सम्मान के साथ इस देश के निर्माण में सबसे अहम हिस्सा मानते थे। उनका कहना था कि जाति प्रथा मानव समाज के लिए अभिशाप है। वो कहते थे, सच्चा लोकतंत्र तभी आएगा जब जाति व्यवस्था खत्म होगी और समाज का सबसे आखिरी आदमी मजबूत होगा, तभी देश मजबूत होगा। उनका यह विचार मिलता था महात्मा गांधी के अंत्योदय से, जिसमें सबसे गरीब व्यक्ति को प्राथमिकता देने की बात की गई है। यानी जेपी का सामाजिक राजनीतिक प्रश्न यह था कि जब तक शोषितों को भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक ऐतिहासिक रूप से हुए उनके साथ भेदभाव के साथ न्याय नहीं हो सकता है। उन्होंने कभी संपूर्ण क्रांति का नारा देकर पूरे देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। 11 अक्टूबर 1902 में एक कायस्थ परिवार में जन्मे जयप्रकाश नारायण के पिता हर्षदयाल सरकारी कर्मचारी थे तथा उनकी माता फूलरानी देवी धार्मिक और संस्कारी महिला थी। प्रारंभिक पढ़ाई गांव में ही हुई। आगे की पढ़ाई के लिए पटना आ गए और उन्होंने पटना कॉलेज में दाखिला लिया। उसी दौरान महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। जेपी इस आंदोलन से प्रभावित होकर कॉलेज छोड़ दिए और आंदोलन से जुड़ गए। 18 साल की उम्र में ही उनके परिवार ने उनकी शादी प्रभावती से कर दिया। उस वक्त परिवार के द्वारा ही शादियां तय होती थी। शादी होने के बाद 1922 में जेपी पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। इस बीच उनकी पत्नी प्रभावती देवी महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में रहने लगी थी। जब जेपी अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे, प्रभावती देवी महात्मा गांधी के साथ रहकर सामाजिक कार्य कर रही थी। 7 साल बाद जब जेपी भारत लौटे तो दोनों ने मिलकर आज़ादी की लड़ाई और समाज सेवा में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। वह तुरंत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गए और युवाओं मजदूरों को जोड़ने का काम किया। अमेरिका में पढ़ाई के दौरान उन पर समाजवाद का असर पड़ा। अमेरिका में पढ़ाई करना उनके लिए आसान नहीं था। वहाँ पे उन्होंने बर्तन धोए, साफ सफाई की, तब जाके पढ़ाई की। 1930 में शुरू हुए महात्मा गांधी के साथ सबने अवज्ञा आंदोलन में जेपी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गांधी इरविन समझौते के दौरान आंदोलन धीमा पड़ा, लेकिन जेपी संगठन को मजबूत करते रहे। उसके 1 साल बाद फिर से आंदोलन तेज हुआ और अंग्रेजी सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें जेपी भी थे। उन्हें जेल भेज दिया गया, जहां जेपी ने क्रांतिकारी विचारों की किताबें पढ़ी और समाजवाद को गहराई से समझा। यहीं से उनका भी विचार समाजवादी की तरफ हो गया, जो आगे चलकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाने में काम आया। उन्होंने तय किया कि आज़ादी के साथ साथ समाज में आर्थिक न्याय और बराबरी भी जरूरी है। यहीं से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर से एक समाजवादी धड़ा अलग हो गया, जिसमें उनके साथ राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव खड़े हो गए। उन्होंने लगातार पूरे देश में युवाओं, मजदूरों और किसानों को जोड़ने का प्रयास किया और 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कई जगह सरकार बनाई, लेकिन जेपी सत्ता में आने के बजाय आंदोलन और संगठन को मजबूत करने में ध्यान देते रहे। उनका मानना था कि सिर्फ सत्ता पाना ही उनका लक्ष्य नहीं है, असली लक्ष्य समाज में बराबरी और बदलाव लाना है। साल 1939 जेपी के लिए काफ़ी अहम था, क्योंकि उस समय चल रहे द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजी सरकार ने भारत को बिना पूछे शामिल कर लिया, जिसका जेपी ने बहुत जोरदार विरोध किया। उनका कहना था, जब भारत आज़ाद नहीं है, हम अंग्रेजों का साथ क्यों दें। जिसके बाद जेपी को अंग्रेजी सरकार ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जेल में रहने के दौरान उन्होंने अपना काम जारी रखा। 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन में जेपी मुख्य नेताओं में से एक थे। इस आंदोलन को दबाने के लिए जेपी को गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल भेज दिया गया। ये उनकी जिंदगी की सबसे फिल्मी घटना थी। 9 दिसंबर 1942 को जेपी ने अपने साथियों के साथ जेल की दीवार फांद कर भाग निकले। अब वह गुप्त रूप से अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाने लगे। 1943 में फिर जेल गए और जब आंदोलन तेज हुआ तो अंग्रेजी सरकार कमजोर पड़ने लगी। फिर जेपी को 1946 में रिहा कर दिया गया। आज़ादी के बाद भी समाजवादी आंदोलन को ही अपना रास्ता चुना। उन्हें लगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्ता और राजनीति में उलझ गई है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस से दूरी बनाकर सोशलिस्ट पार्टी को मजबूत करने का संघर्ष शुरू किया। 1952 में हुए पहले आम चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली।
इससे जेपी को निराशा होने लगी। 1954 में उन्होंने सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली। 1955 में चल रहे विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से जुड़ गए, जिसमें अमीर लोग अपनी जमीन गरीब को दान दे रहे थे। जेपी ने इसे पूरे देश में फैलाने का कार्य किया। शहर छोड़कर गांव में रहकर काम करना शुरू किया और सर्वोदय विचारधारा अपनाई, जो महात्मा गांधी से प्रेरित थी। 1962 में भारत चाइना युद्ध में देश के समर्थन में खड़े होकर जनता से एकता और देशभक्ति की अपील की। साल 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद देश की राजनीति में नैतिक मार्गदर्शक की भूमिका निभाई। 1965 में भारत पाक युद्ध के समय भी देश के समर्थन में खड़े रहे। साल 1966 में देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर खुलकर बोलना शुरू किया, जिससे 1967 के चुनाव के बाद देश में राजनीतिक बदलाव आया। कई राज्यों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमजोर हुई और जयप्रकाश नारायण ने गैर कांग्रेसी दलों को एकजुट होने की सलाह दी। 1969 में देश की राजनीति अस्थिरता और कांग्रेस के विभाजन के बाद जेपी ने नैतिक राजनीति और ईमानदारी पर जोर दिया। अब वह खुलकर सरकार और सिस्टम की आलोचना करने लगे। सबसे महत्वपूर्ण साल था 1974। बिहार में छात्र आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें छात्रों की मांग थी सरकार और अधिकारियों में फैले भ्रष्टाचार खत्म हो, नेताओं की जवाबदेही तय हो, महंगाई पर नियंत्रण हो, बेरोजगारी खत्म हो और शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। इस आंदोलन में जेपी भी कूद गए और इस आंदोलन को देशव्यापी बना दिया। इसी आंदोलन में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। उसी आंदोलन के दौरान कई नेताओं से मुलाकात हुई, जिसमें मोरारजी देसाई, जनसंघ के नेता लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी, किसान नेता चौधरी चरण सिंह, कांग्रेस छोड़कर आए जगजीवन राम, मजदूर नेता जॉर्ज फर्नांडिस, समाजवादी नेता के रूप में उभर रहे मुलायम सिंह यादव, पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी जेपी के आंदोलन से सीधे जुड़ गए। नीतीश कुमार छात्र कार्यकर्ता के रूप में जुड़ गए थे। 1975 तक आंदोलन बहुत बड़ा हो गया और सरकार पर दबाव बढ़ने लगा। इसी बीच इंदिरा गांधी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया। 1971 का चुनाव अवैध घोषित कर दिया गया, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई और 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई, जिसने पूरे देश में राजनीतिक भूचाल आ गया। जेपी ने उनके इस्तीफे की मांग कर दी। विपक्ष और जनता सड़कों पर उतर आई। इस दबाव के बाद 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू हो गया। जेपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान प्रेस की आज़ादी पर भी रोक लगा दी गई। 1976 में जेपी की तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें रिहा कर दिया गया। 1977 में जेपी ने विपक्षी पार्टियों को एकजुट किया और नई पार्टी बनी जनता पार्टी। चुनाव का नतीजा आया, इंदिरा गांधी को हार का सामना करना पड़ा और जनता पार्टी की सरकार बनी। जेपी खुद सत्ता में न आकर मार्गदर्शक बने रहे। 1979 में जनता पार्टी में आपसी झगड़े शुरू हो गए और सरकार गिर गई, जिससे जेपी को बहुत दुख हुआ और 8 अक्टूबर 1989 को जेपी का निधन हो गया।